ट्रांसफार्मर जो आपने वर्क किया है, किस तरह के ट्रांसफार्मर पर वर्क किया है? आपको नॉलेज किस तरह के ट्रांसफार्मर? सर ट्रांसफार्मर का हमारा वर्ल्ड टाइप ट्रांसफार्मर। ओके। तो वर्ल्ड टाइप ट्रांसफार्मर का जो था हम लोग मतलब डेली बेसिस चेक कर रहा था कि जैसे कितने केवी का ट्रांसफार्मर लगा था? उसमें सर 1000 किलो 1000 केवीए, किलोवाट या 1000 केवी? केवी था। केवी और किलोवाट में क्या डिफरेंस होता है? मेरा एक है भाई, मेरा एक जो वीसीबी है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, वीसीबी है 400 एम्पियर का। ठीक है, और मेरे पास एक एयर सर्किट ब्रेकर रखा हुआ है 4000 एम्पियर। जो देख रहे हैं उन वो भी ध्यान से सुने इसको, और आप लोगों को आंसर देना है। मेरा एसीबी है कितने एम्पियर का है? 10,000 एम्पियर का एसीबी है, और जो वीसीबी था वो सिर्फ 400 एम्पियर का था। खराब हो गया वीसीबी। क्या मैं वो वीसीबी उसकी जगह यूज कर सकता हूँ? क्या आप भी बार बार इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, आप अपने आप को एक इंटरव्यू रेडी बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। तो दोस्तों, स्वागत है आपका स्किल्ड हिंदुस्तान में। आज हम यहाँ पर एक टेक्निकल इंटरव्यू लेने वाले हैं, और इसमें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, और हमारे स्टूडेंट हैं उनके आंसर देंगे। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना है अगर आप कुछ सीखना और समझना चाहते हैं। तो प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। सर मेरा नाम राजेश विश्वास है, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। ओके। और मैं इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई किया है। ओके। और मेरा कंस्ट्रक्शन फील्ड में 2 साल का एक्सपीरियंस है। कंस्ट्रक्शन में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है। तो जहाँ पर आप अभी काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन में, क्या क्या चीजें देखते थे? वहाँ पे सर मेंटेनेंस का काम कर रहा था। जैसे कि एक साइड में इलेक्ट्रिशियन का काम होता है कि किधर भी लाइट वाइट का ज़रूरत हो, जितना मशीनरी चल रहा था, कटिंग मशीन, ड्रिल मशीन, वो सब का कुछ प्रॉब्लम हो तो हम लोग को बुलाते थे। तो आपको कैसे लगा कि स्किल्ड हिंदुस्तान में आने की ज़रूरत है? सर इधर तो आके पहले बहुत कुछ सीखा है। जैसे स्टार्टर के बारे में, हमारा एलटी पैनल, ट्रांसफार्मर, डीसी, ये सब के बारे में जितना नॉलेज नहीं था वो सब नॉलेज। तो ऐसा क्यों लगा कि स्किल्ड हिंदुस्तान में चलना चाहिए? क्या कमियां लगी आपको अपने अंदर? सर पहले तो हमारे मतलब इधर जो जो सिखाया तो बहुत अच्छा से सिखाया। जैसे डिटेल्स में सिखाया, स्टार्टर वगैरह, ट्रांसफार्मर का, डीजी का, एलटी पैनल, एसटी पैनल, बिल्कुल। ये सब मतलब अंदर कुछ कमी था वो। ओके, बराबर। ठीक है। तो अगर मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ स्टार्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल में आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? कहाँ पर आप कहेंगे कि सर मुझे सबसे बढ़िया नॉलेज है? स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो सर जैसे ट्रांसफार्मर, एलटी पैनल, ओके, और डीजी का डीजे का थोड़ा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर से ही हम स्टार्ट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर जो आपने वर्क किया है, किस तरह के ट्रांसफार्मर पर वर्क किया है? आपको नॉलेज किस तरह के ट्रांसफार्मर? सर ट्रांसफार्मर का हमारा वर्ल्ड टाइप ट्रांसफार्मर। ओके। तो वर्ल्ड टाइप ट्रांसफार्मर का जो था हम लोग मतलब डेली बेसिस चेक कर रहा था कि जैसे कितने केवी का ट्रांसफार्मर लगा था? उसमें सर 1000 किलोवाट। 1000 केवीए, किलोवाट या केवी? 1000 केवीए था। केवी और किलोवाट में क्या डिफरेंस होता है? जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में आती है, किलोवाट में आती है? सर केवीए में आता है। तो उसमें ट्रांसफार्मर का जो लॉसेस वगैरह होता है वो वोल्ट और एम्पियर से होता है, इसलिए केवीए में ओके, करते थे। ठीक है। जो इसमें आउटपुट पर लोड जो कनेक्ट करते हैं ना, वो हमें पता नहीं होता। 3 तरह के लोड होते हैं, इंडक्टिव, कैपेसिटिव और रेजिस्टिव। तो हमें पता ही नहीं होता कि जो सामने है किस तरह का लोड है, और हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए उसका हम केवीए में रेटिंग रखते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर दूसरी चीज खुद कुछ कंज्यूम नहीं करता है। जो लॉसेज होते हैं वो होते हैं, अदरवाइज एक सोर्स को दूसरी सोर्स में परिवर्तित करके वोल्टेज को कम या ज्यादा से कम करके हमें आउटपुट देता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो मैं सेफ्टी के बारे में बात करूं, तो क्या सेफ्टी होती है ट्रांसफार्मर की? सर ट्रांसफार्मर का तो बहुत सारा सेफ्टी होता है। तो उसमें से हमारा जैसे बकुज रिले, उसके बाद WTI, OTI, एमओजी, ओके, उसके बाद हमारा
अर्थिंग और एक्सप्लोजन वंट। ओके, तो आपने बोला WTI OTI, ये क्या चीज़ होती है? ये सर हमारा एक तो वाइंडिंग टेम्परेचर का अलार्म देता है, और OTI हमारा ऑयल टेम्परेचर का अलार्म देता है। ओके, उसको दिखाता है भी है, ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर हाँ, और वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर। हाँ, ऑयल टेम्परेचर। तो जो OTI होता है तो कितने पे अलार्म देता है और कितने पे ट्रिपिंग होना चाहिए? OTI सर हमारा 80 डिग्री से मतलब 80 डिग्री से 85 डिग्री में ट्रिपिंग कर देता है। 80 डिग्री में हमारा अलार्म ऑयल? हाँ, ऑयल। ओके, और 85 में ट्रिपिंग कर देता है। ओके, और वाइंडिंग में? वाइंडिंग में सर 90 डिग्री से 95 डिग्री। ओके, 90 डिग्री में अलार्म। 90 डिग्री में अलार्म देगा, 95 में ट्रिपिंग कर देगा सर। ओके, तो जो कमांड जाती है ट्रिपिंग की, वो कैसे कैसे जाती है, किसको जाती है और कैसे क्या होता है उसमें? उसमें सर अगर टेम्परेचर का हीट ज़्यादा जनरेट हो रहा है तो उसमें हमारा ऑक्सिलरी रिले के थ्रू HT ब्रेकर में कमांड जाएगा सर। ओके, उसमें हमारे अनाउंसर पैनल लगा रहता है, उसमें मतलब उसे इंडिकेटर करेगा। उसके बाद हमारा HT ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। ओके, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं सिस्टम में, तो जो लोग देख रहे हैं दोस्त, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है वीडियो के एंड में कि इनको हमने क्या मार्क दिया है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मुझे बताइए कि जो एमओजी होता है ये क्या चीज़ है? एमओजी हमारा सर मैग्नेटिक ऑयल गेज। ये हमारा ट्रांसफार्मर का ऑयल को मतलब ये करता है सर, कितना ऑयल है वो उसका परसेंटेज, मतलब तो किस लिए लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं उसको? ऑयल का कमी होने से वो अलार्म मतलब ये सिग्नल भेजेगा सर। कैसे भेजता है सिग्नल? वो ऑयल कम हो जाएगा तो हमारा ऑक्सिलरी रिले का कहाँ लगा रहता है ये? एमओजी हमारा सर जो जो टैंक का नाम होगा सर पता नहीं, जो ट्रांसफार्मर का ऊपर जो टैंक, कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक का बीच में लगा रहता है। मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगा रहता है, कंजर्वेटर टैंक पर लगा? वही कंजर्वेटर टैंक में लगा रहता है। ओके, ओके। तो अगर एमओजी नहीं लगा रखा है तो क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान हो सकता है उसमें तो हमारा ऑयल कम होने में कुछ मतलब सिग्नल नहीं जाएगा, कम होगा कि नहीं वो पता नहीं चलेगा ऑयल कम होने से। फिर ट्रांसफार्मर का जो ऑयल कम हो जाएगा तो उसका इंसुलेशन कम हो जाएगा। कैसे ऑयल कम होने से इंसुलेशन कैसे कम होगा? मतलब इंसुलेशन प्रॉपर्ली नहीं होगा। ओके, ठीक है। आपके सामने कभी प्रॉब्लम आया इस तरह का कि ऑयल कम हो गया? नहीं सर, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मेरा जो बकोज रिले है वो क्यों लगाते हैं इसके अंदर? बकोज रिले एक सर गैस ऑपरेटेड रिले होता है, और ट्रांसफार्मर का अंदर ओवर हीट होने के बाद जो गैस वगैरह बनता है वो गैस वो बकोज रिले का ये कर लेता है, सेंसिंग कर लेता है। उसके बाद वो हमारा HT ब्रेकर को कमांड देता है, ट्रिप कर लेता है। ओके, जो हमारा, अगर मैं अभी ACB के बारे में बात करूं, मेरा एक एयर सर्किट ब्रेकर वो ऑन नहीं हो रहा है, क्या करूं? ऑन नहीं हो रहा है सर, उसको तो देखना पड़ेगा किस वजह से ऑन नहीं हो रहा है। तो क्या क्या देखेंगे हम उसको? हमारा घबरा गया सर, नहीं ध्यान आ रहा है, फिर भी कोई नहीं, जो ध्यान है वो बताओ। वन क्यों नहीं हो रहा, वो ट्रिप हो गया कि नहीं, अगर शॉर्ट सर्किट हो गया ऑफ हो जाएगा। तो कहाँ से हो? शॉर्ट सर्किट के लिए कैसे पता लगता है उसको? उसमें सर रिले लगा रहता है। कौन सा? शॉर्ट सर्किट रिले। कहाँ लगा रहता है? और हमारा पैनल में, LT पैनल में। ओके, शॉर्ट सर्किट रिले। हाँ सर। कहाँ लगा रहता है? और ACB में माइक्रोलॉजिकल जो ACB के अंदर होता है।
नहीं, एसीबी का साथ में माइक्रोलॉजिकल जो सिस्टम लगा रहता है उसी में शॉर्ट मेरा सर्किट एक है भाई, मेरा एक जो वीसीबी है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है, वीसीबी है 400 एम्पियर का। ठीक है, और मेरे पास एक एयर सर्किट ब्रेकर रखा हुआ है 4000 एम्पियर का। जो देख रहे हैं उन वो भी ध्यान से सुने इसको, और आप लोगों को आंसर देना है। मेरा एसीबी है कितने एम्पियर का है? 10,000 एम्पियर का एसीबी है, और जो वीसीबी था वो सिर्फ 400 एम्पियर का था। खराब हो गया वीसीबी। क्या मैं वो वीसीबी उसकी जगह यूज कर सकता हूँ एसीबी की जगह? नहीं यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा वीसीबी जो है वो हाई रेटेड का हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। क्या होगा अगर मैं यूज कर भी लूँ तो क्या होगा? सर ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसमें ना थोड़ा सा मैं जो लोगों को कुछ करेक्शन करना चाहूँगा। जैसे हम एसीबी को लगा सकते हैं बट उसको ऑफ लोड ही हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक मेन वीसीबी लगा हुआ है और बाकी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के वीसीबी लगे हुए हैं। तो लगाने को लगा सकते हैं और वो काम भी करेगा, बट उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? उसको ऑफ लोड ऑपरेट करना पड़ेगा। ऑन लोड ऑपरेट नहीं कर सकते। ऑन लोड हमने ऑपरेट किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन था एक दिन बच्चे का कि सर क्या हम उसको यूज कर सकते हैं? क्या यूज कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? दोस्त, एसीबी को वीसीबी की जगह वैसे तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जैसे इन्होंने बताया, बट कभी हम यूज करते हैं तो एज ए आइसोलेटर हम उसको यूज कर सकते हैं। ऑफ लोड पर उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑन लोड ऑपरेट करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा? जब कॉन्टैक्ट लगेंगे बड़ा ब्लास्ट होगा और एक डैमेज हो सकता है ब्रेकर हमारा प्रॉपरली, और कुछ बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मैं आपसे एक चीज पता करना चाहूंगा, जो एसीबी के अंदर कौन सी रिले या रिलीज लगी रहती है? एसीबी के अंदर हमारा दो टाइप का रिलीज लगा रहता है। कौन सी? एक तो क्लोजिंग रिलीज और एक शंट रिलीज। और उसके अंदर अंडर वोल्ट रिले, शॉर्ट सर्किट रिले, ओवर करंट रिले, ये सब लगा रहता है। ओके, तो जो हमारा शॉर्ट सर्किट रिले कहाँ लगी रहती है? शॉर्ट सर्किट रिले हमारा जो वही ऑक्सिलरी मतलब माइक्रोलॉजिकल जो कंट्रोलर होता है उसी में लगा रहता है। रिलीज और रिले में क्या अंतर होता है? रिलीज हमारा सर मैकेनिकल पार्ट होता है और रिले इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है। रिलीज उसको बोलते हैं जो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल वर्क करती है। इलेक्ट्रिकल इनपुट ले रही है, मतलब वोल्टेज उसको मिल रही है और आउटपुट मैकेनिकली दे रही है। अगर मेरी संट कॉइल, ध्यान से सुनना, मेरी संट कॉइल खराब हो गई है, अब कैसे ब्रेकर को ऑन करोगे? जो देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुने। मेरी संट कॉइल खराब हो गई है, मैं कैसे ब्रेकर को ऑपरेट करूंगा? तो सर मैनुअली ऑफ करना पड़ेगा। कैसे? जैसे ऑन ऑफ का बोताम रहता है, ऑफ करना पड़ेगा। हो जाएगा वहां से? होना चाहिए सर, होना चाहिए। बस कपलर ब्रेकर के अंदर क्यों यूज किया जाता है? पैनल के अंदर बस कपलर का यूज क्यों किया जाता है? बस कपलर का यूज किया जाता है तो बस बार को बस बार को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ जोड़ने के लिए? हाँ सर, वही काम है। मतलब दो साइड से जो बस बार आता है वो उसको जोड़ने के लिए। जोड़ने और तोड़ने? तोड़ने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए भी करते हैं। मुझे हर टाइम जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती ना। मुझे सारे ट्रांसफार्मर अलग अलग चलाने हैं या कुछ भी चलाना है। जैसे मेरे इधर 2 ट्रांसफार्मर हैं, ठीक है, मैं दोनों को अलग अलग चलाना है, तो बीच में बस कपलर को ऑन थोड़ी कर सकते हैं उस कंडीशन में। बस कपलर सर ऑफ करना पड़ेगा। तो सप्लाई को जोड़ने और तोड़ने का काम करता है। दो जो डिफरेंट सोर्सेज होती हैं उसके लिए हम चेंज ओवर प्रोसेस में इसका यूज करते हैं। मैं आपसे अगर थोड़ा सा स्टार्टर्स के बारे में पूछूं तो कौन से स्टार्टर्स के बारे में नॉलेज है आपको? सर डोल स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड और स्टार डेल्टा। ओके, ठीक है। तो मैं आपको अभी एक स्टार डेल्टा का डायग्राम बनाने को दूंगा।
आपको डायग्राम बनाना है और फिर हम जो अपने व्यूअर्स हैं उनको दिखाएंगे तो वो बताएंगे कि डायग्राम का सही है कि गलत है। तो कितना टाइम लगेगा आपको मैं बोलूँ अगर डीओल का डायग्राम बनाना है तो कितना टाइम लग जाएगा? 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट में बना दोगे? 2 मिनट भाई जो उधर देख रहा है, आप कितनी देर में एक डीओल का डायग्राम बना सकते हो? ठीक है, ये आपको मैं देता हूँ, थोड़ा सा इस पे आप बनाइए। इसके अंदर क्या क्या कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं आप बनाते रहिए साथ साथ में। इसमें सर हमारा एक एनो स्विच लगेगा, एक एनसी स्विच लगेगा और एक कॉन्टैक्टर लगेगा। एक कॉन्टैक्टर लगेगा और उसके साथ जो ओवरलोड रिले लगेगा। एक मेरे को 7.5 HP की मोटर है, उसमें कितने साइज की ओएलआर लगेगी, सेटिंग कितने पे होगी? सर उसमें तो पहले मोटर का फुल लोड का कैलकुलेशन निकलना पड़ेगा। अभी मोटर का फुल लोड करंट कितना आ रहा है तो वही हिसाब से हमारा रिले चूज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आप बनाइए इसमें एक बार, जब तक हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं। और तो फ्रेंड्स, कितनी देर लगी आपको बनाने में? ज़्यादातर 2 मिनट के अंदर हो गया। 2 मिनट से भी पहले। तो ये इसको क्या बोलते हैं? देखिए, थोड़ा सा व्यूअर्स को भी थोड़ा सा हम इसको आगे ले जाके दिखाते हैं। ये आपको थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ये SLD बोलते हैं इसको बोलते हैं SLD, सिंगल लाइन डायग्राम। सबसे पहले आपने OLR के 95 96 में दिया, फिर NC पॉइंट में दिया, NC से फिर NO बटन लगाया, A1 में दे दिया, दूसरी तरफ से न्यूट्रल दे दिया है, और कॉन्टैक्टर का NO पॉइंट में आपने होल्डिंग दे दिया है। होल्डिंग का एक पॉइंट आपने NO और NC के बीच में से लिया है, और दूसरा जो पॉइंट था वो A1 पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा लोगों से आपका रिव्यू ले लेते हैं कि भाई अभी तक हम मानते हैं इनको 10 नंबर का इनका टोटल ये एग्जाम था या जो इंटरव्यू था, आप कितना इनको देना चाहोगे? ये चीज आपको कमेंट करके बतानी है। और भाई देखो, जब हम यहाँ पर बैठते हैं ना तो बंदे होपलेस हो जाते हैं, डर जाते हैं, भूल जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। तो इनका एक कॉन्फिडेंस तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा था। आंसर भी मैं बताऊंगा कि कितने सही थे, कितने गलत थे। तो आपके हिसाब से आपको कितना नंबर मिलना चाहिए 10 में से? 6-7 नंबर तो मिल जाए। 6-7 नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए भाई, मेरे हिसाब से तो ठीक है, इससे कुछ ज़्यादा भी मिल सकता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें इनको कितना नंबर मिल सकता है। और जो लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चैनल को सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा अगर मैं आपसे अपना पर्सनल ओवरव्यू लूँ, पिछले 1-1.5 महीने में 1 मंथ के करीब आपका हो गया है, तो कितनी चीजें आपने ऐड की अपने अंदर, और आज अपने आप को कहाँ समझते हो आप? सर पहले तो सर पहले जो मेरा अंदर जितना नॉलेज नहीं था सर इस तरह के, उतना नॉलेज हो गया। तो अभी सर किधर भी मतलब काम पे जाएगा तो इंटरव्यू पर 100% सिलेक्शन हैंडल कर लेगा। ठीक है, तो भाई जल्दी ही इनका और इंटरव्यू भी लेंगे हम इनसे। इनका अभी HVAC का भी 1-2 दिन के बाद में HVAC का भी रहेगा, जिसमें एज ए सुपरवाइजर लेवल का हम इंटरव्यू बोल सकते हैं। आप हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। मिलते हैं आप लोगों से। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।